हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 18वीं वीडियो होने वाली है जहां पर हम सीखेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में। मेमोरीज क्या होते हैं इसके बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन मेमोरी हायरार्की क्या होता है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा पहला ही क्वेश्चन है व्हाट इज या फिर व्हाई मेमोरी हायरार्की क्रिएटेड और व्हाई वी रीड मेमोरी हायरार्की। मेमोरी हायरार्की बेसिकली होता ही क्या है, इसके एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना फास्ट काम कर रहा है, कितनी कैपेसिटी का है, ये टोटली मेमोरी की स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर फाइल कितने अच्छे से लोड हो रहा है, कितने अच्छे से इन फाइल्स की डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, जिससे हमारा जो वर्क होता है कंप्यूटर के अंदर वो हो पाता है। तो इसी को अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो जितनी हमारी मेमोरी अच्छी होगी उतना हमारा कंप्यूटर का कैलकुलेशन होता है। उसी के लिए हम मेमोरी हायरार्की को क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मेमोरीज की बात करेंगे एज पर देयर स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए जो हमारी सीपीयू है उसके अंदर हम रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हमको डेटा परमानेंटली स्टोर करना हो तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। और हम अपने डेटास को लोड करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, रैम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये वेरिएशंस क्यों, इन्हीं वेरिएशंस को हम डिटेल में इस वीडियो में कवर करेंगे कि मेमोरी हायरार्की का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और इससे हमारी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप पहला पॉइंट ही देख सकते हैं, मेमोरी हायरार्की सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ बैलेंसिंग स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। साफ साफ इंग्लिश में लिखा है कि स्पीड, कॉस्ट और कैपेसिटी की जो हमारी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं हम अपने कंप्यूटर के क्रिएशन में और उनके डेटा प्रोसेसिंग में, मेमोरी हायरार्की उसको सॉल्व करता है। इसके की ऑब्जर्वेशंस को आप देख सकते हैं। फास्ट मेमोरी इज एक्सपेंसिव एंड लिमिटेड, स्लो मेमोरी इज चीप एंड लार्ज। ये तो हमारे रियल वर्ल्ड में भी काम करता है। जो हमारी एक्सपेंसिव चीज होती है वो बेसिकली लिमिटेड एडिशन ही होती है, और जो हमारी चीप प्रोडक्ट्स होते हैं वो तो लार्ज एरिया में मिल जाते हैं। सेम हमारे मेमोरीज में भी वर्क करते हैं। जो हमारी फास्ट एफिशिएंसी वाली मेमोरीज होती हैं वो ज्यादातर लिमिटेड ही होती है, तो उनके प्राइसेस हाई होते हैं, जैसे कैशे मेमोरी, रजिस्टर्स मेमोरी। और जो हमारी मेमोरी चीप रेट में मिल जाते हैं उनकी कैपेसिटी आप देखिएगा लार्ज भी होंगी, और उनका जो डेटा प्रोसेसिंग होता है वो स्लो होता है, और उनकी जो अवेलेबिलिटी भी होती है वो भी लार्ज होती है। तो इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास टोटल 5 लेवल्स होते हैं, जिसका फर्स्ट लेवल होता है रजिस्टर्स का, फिर आता है कैशे मेमोरी का, फिर आता है रैम मेन मेमोरी का, फिर सेकेंडरी मेमोरी का, फिर टर्शियरी बैकअप स्टोरेज मेमोरीज का। अब ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये फास्ट होते हैं, स्मॉल होते हैं, इनसाइड द कंप्यूटर पाए जाते हैं, जो कि हमने बहुत पहले ही पढ़ लिया है इस सीरीज को स्टार्ट करने के टाइम। शायद फर्स्ट या सेकंड वीडियोस ही हमारी इससे ही शुरू हुई थी। फिर आता है सेकंड कैशे मेमोरी, जो कि फास्ट होता है और लिमिटेड साइज में मिल जाता है, लेकिन रजिस्टर से फास्ट नहीं होता। फिर उसी की बिहाफ में हमारे नीचे के पॉइंट्स भी घटते जाते हैं। फिर मेन मेमोरी आता है, सेकेंडरी मेमोरी आता है, टर्शरी मेमोरी आता है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा पिरामिड है मेमोरी हायरार्की का, जिसका पहला और टॉप लेवल है उसको हम रजिस्टर्स के लिए सेव करते हैं, फिर कैशे मेमोरी, फिर प्राइमरी मेमोरी, फिर सेकेंडरी मेमोरी। अब इसका जो लेवल अप हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, स्पीड, कॉस्ट एंड कैपेसिटी। फॉर एन एग्जांपल, जैसे जैसे आप बॉटम टू टॉप जाएंगे तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ता जाएगा। वैसे ही जैसे जैसे आप बॉटम टू टॉप जाएंगे इसकी जो कैपेसिटी है वो घटती जाएगी। वैसे ही जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाएंगे इसका जो स्पीड है वो भी बढ़ता जाएगा। इन्हीं कारणों की वजह से हमने इस पिरामिड को ऐसे लेवल अप किया है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में देख सकते हैं, जो हमारी फास्टर मेमोरी होती है वो हमारे टॉप में पाई जाती है, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे, देन उसके नीचे। फिर कॉस्ट पर बिट की बात करें, मतलब एक्सपेंसिवनेस की बात करें, तो हमारी जो टॉप पॉइंट होता है वो ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, फिर बॉटम पॉइंट, फिर उसके नीचे वाला पॉइंट, देन उसके नीचे वाला पॉइंट। और कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है हमारी चीपर वर्जन ऑफ मेमोरी की है, जो कि डाउन वर्जन में मिलता है, और टॉप में हमारी कैपेसिटीज कम होने लग जाती है। 1 टेराबाइट्स की अगर हम नीचे की बात करें तो ऊपर टॉप तक जाते जाते हमारी जो मेमोरी कैपेसिटी होती है वो बाइट्स तक लिमिटेड हो जाती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि रजिस्टर्स की मेमोरी बहुत ही कम होती है। जिन्होंने भी हमारी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी जहां पर हमने रजिस्टर्स को डिटेल में डिस्कस किया था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। फिर एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एज पर दिस पॉइंट्स हमने इसको अरेंज किया है। पहले रजिस्टर आता है, कैशे आता है, रैम आता है, एसएसडी, एचएसडी आता है, फिर ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक मेमोरी आता है। हमने रजिस्टर्स पहले ही पढ़ लिया है तो रजिस्टर्स को हम इन वीडियोस में कवर नहीं करेंगे। फिर कैशे आता है, कैशेस को हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे रैम और रोम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं।
जैसे कि आप देख सकते हैं रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नाम जैसे इसका काम है, ये मेमोरीज को रैंडमली एक्सेस करता है, सीक्वेंशियल वाइज नहीं करता। आपने पहले पढ़ा होगा जो हमारी मेमोरी होती है वो सीक्वेंशियल वाइज अलॉटेड होती है उसके लोकेशंस के अकॉर्डिंग, उसके नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो ये जो रैम होता है वो हमारी मेमोरीज को रैंडमली एक्सेस करता है। और फर्स्ट पॉइंट को आप देख सकते हैं, ये टेम्परेरी डेटा होल्ड करता है। जैसे ही इसकी लाइट चली जाएगी, इसके अंदर जो भी डेटा होंगे वो वॉलेटाइल हो जाएंगे, मतलब उड़ जाएंगे। और इसके दो टाइप्स होते हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एक है हमारा एस रैम और एक है हमारा डी रैम। एस रैम को हम स्टैटिक रैम भी कहते हैं और डी रैम को हम डायनेमिक रैम भी कहते हैं। ये भी इनके नाम की तरह ही इनके काम भी है, तो चलिए इनको भी देख लेते हैं। पहला आता है हमारा एस रैम, जिसको हम स्टैटिक रैम कहते हैं, जिसका डायग्राम कुछ इस तरीके का है। और फिर आता है हमारा डी रैम, जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है। जो एस रैम होता है वो फास्टर एंड कॉस्टलियर होता है। इसके अंदर 6 ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होते हैं जो कि फ्लिप फ्लॉप से बनते हैं, और ये डेटा रिटेन करके रखता है एज लॉन्ग एज पावर इज ऑन। एंड ये कैशे मेमोरीज में इस्तेमाल होता है सीपीयू के अंदर। और अगर हम डी रैम की बात करें तो ये स्लोअर एंड चीपर होता है। इसके अंदर एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर इस्तेमाल होता है। हम जो ये कैपेसिटर इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से इसका जो डेटा होता है वो रिलीज होने लगता है, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डेटा को रिफ्रेश करना पड़ता है पीरियोडिकली, जिससे हमारा डेटा जो हो वो रिटेन्ड हो। फिर नेक्स्ट इसका यूसेज, इसको हम अपने मेन मेमोरी में इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप और डेस्कटॉप में। इसको समरी टेबल में भी आप देख सकते हैं। एस रैम हमारा फास्ट होता है, डी रैम हमारा उससे स्लो होता है। एस रैम हमारा हाई कॉस्ट होता है, डी रैम हमारा लो कॉस्ट होता है। एस रैम की साइज लार्जर होती है, डी रैम की साइज स्मॉलर होती है। एस रैम कैशे के लिए इस्तेमाल होता है और डी रैम हमारे मेन मेमोरी क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब हम पढ़ेंगे रोम क्या होते हैं। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अब इसके नाम के अकॉर्डिंग इसका काम था, मतलब पहले ये रीड ओनली पर्पस के लिए इस्तेमाल होते थे, लेकिन एज पर द डेवलपमेंट रोम के कुछ वेरिएशंस हैं जिनके अंदर हम राइट भी कर सकते हैं। तो अगर इसका हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए, रीड ओनली मेमोरी ये वैलिड था पहले के लिए, लेकिन जैसे जैसे हमारी डेवलपमेंट हुई ये रीड ओनली के साथ साथ राइट भी करने लगा, लेकिन इसकी डेफिनेशन यही रहती है, आप ऐसे ही पढ़ोगे रीड ओनली मेमोरी। बस इन एडिशन में बता रहा हूँ कि रोम के ऐसे भी वर्जन है जहां पर हम राइट भी कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख सकते हो ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब डेटा सेव रहता है पावर ऑफ कर दो तो भी, जो कि हम मेनली हमारे डेटा को सेव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसका जो यूज होता है वो फर्मवेयर लोडिंग में इस्तेमाल होते हैं, और जो हमारे माइनर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब प्रोग्राम होते हैं, जब हम कोई नया डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाते हैं तो उसकी क्रिएशन के बाद जो हम उसके अंदर माइनर प्रोग्राम करते हैं, मतलब बेसिक प्रोग्राम्स करते हैं, वो हमारा सेव होता है रोम के अंदर। फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट, कैन नॉट बी मॉडिफाइड फ्रिक्वेंटली। हाँ जी, इसको हम बार बार मॉडिफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये रीड ओनली पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। फिर आता है इनके टाइप्स। टाइप्स इसके 4 हैं, रोम, पी रोम, ईपी रोम, डबल ई पी रोम। अब रोम की बात करें तो ये हार्ड कोडेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरर, मतलब इसका जो मेमोरी होता है, जो रोम मेमोरी होती है, वो मैन्युफैक्चरर कोड करके देता है, जो कि एक ही बार कोडिंग पॉसिबल होती है। मतलब मैन्युफैक्चर बनाता है और इसको कोड करके देता है, इसके बाद इसके अंदर कोडिंग पॉसिबल नहीं हो पाती। मेरा कोडिंग से मतलब है इसकी प्रोग्रामिंग। फिर आता है पी रोम। पी रोम जैसे कि आप देख सकते हैं प्रोग्रामेबल रोम, ये वन टाइम प्रोग्रामेबल होता है, मतलब मैन्युफैक्चरर प्रोग्राम करके देता है एंड देन इसका फर्स्ट यूजर इसको एज पर हर और हिज नीड प्रोग्राम कर पाता है और देन उसके बाद यूज करता है। फिर इसका एडवांस वर्जन ईपी रोम आता है। ईपी रोम क्या होता है, इरेजेबल होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। अब राइटेबल रोम भी अवेलेबल है। ईपी रोम इरेजेबल होता है, यूवी लाइट के हेल्प से हम इसको इरेज कर पाते हैं और इसको रीप्रोग्राम कर पाते हैं। एंड देन फोर्थ इसका और एडवांस वर्जन इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से इसको इरेज एंड रीराइट कर पाते हैं एज पर अवर नीड्स। और फिर एक आता है फ्लैश मेमोरी। ये जो फ्लैश मेमोरी होती है ये डबल ईपी रोम का ही एक वर्जन है, मतलब एक टाइप होता है, जिसके अंदर हम जो भी डेटा सेव करते हैं वो नॉन वोलेटाइल रहता है, रिटेन रह पाता है हमारे पावर के ऑफ करने के बाद भी, और फास्टर होता है डबल ईपी रोम जो कि ट्रेडिशनली पाए जाते हैं, और इसके अंदर हम जितना मर्जी उतने बार रीराइट कर पाते हैं। और इसके दो टाइप्स होते हैं जो कि होते हैं कोड स्टोरेज फ्लैश और डेटा स्टोरेज फ्लैश। कोड स्टोरेज फ्लैश जनरली माइक्रो कंट्रोलर्स में यूज्ड होते हैं,
जहाँ पर हमको रीड ओनली पर्पस के लिए इस्तेमाल करना पड़ता है। और जो डेटा स्टोरेज फ्लैश होता है वो यूएसबीज और एसएसडीज में इस्तेमाल होते हैं, जहाँ पर हमको फ्रीक्वेंटली रीड एंड राइट करनी पड़ती है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है एसएसडीज। एसएसडीज एचडीडी का स्मार्टर वर्जन है जो कि आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि अगर पहले जी क्या होता था, जब हम कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने जाते थे तो उसकी कैपेसिटी कंसीडर करने के लिए हम उसकी एचएसडी को देखते थे कि कितनी इसकी एचएसडी कैपेसिटी है। लेकिन आजकल जो भी यूजर्स और बायर्स होते हैं वो एसएसडीज को देखते हैं। एसएसडीज को क्यों देखते हैं? क्योंकि जो एसएसडीज होते हैं वो ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू एचएसडी। इसीलिए आप देखेंगे कि ज़्यादातर लैपटॉप्स में आप एचएसडी के बदले एसएसडी आने लग गए हैं। अब एक सवाल आता है, हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरीज को इस्तेमाल क्यों करते हैं? इसका सिंपल सा आंसर है कि एक ही टाइप के मेमोरीज के साथ हम डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटेशनल वर्क नहीं कर पाते। कुछ मेमोरीज डेटा स्टोर करने में ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ मेमोरी टाइप डेटा को कंप्यूटिंग वर्क के लिए इस्तेमाल करने में अच्छे होते हैं, जैसे कि हमारा रजिस्टर। कुछ डेटा टेम्परेरी हमारे डेटा को स्टोर करते हैं, कुछ मेमोरी हमारे लॉन्ग टर्म डेटा को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी अपने कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारा जो कंप्यूटर एज अ यूनिटी वर्क कर पाता है बहुत ही एफिशिएंटली एंड फास्टली। तो इस वीडियो में हमने रैम और रोम को अच्छे से पढ़ा, लेकिन इसके पार्ट 2 में हम रेस्ट ऑफ द मेमोरी हायरार्की लेवल्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।